हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। मतलब कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था और उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा था, यानी कार्बन यौगिकों का नामकरण पढ़ा था। उस वीडियो में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा और आपने उसकी जो है प्रैक्टिस की होगी और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज का अपना टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में हम जानेंगे। या फिर 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, या केमिकल प्रोसेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जो कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है, जो आपकी बुक में भी दे रखी है। पहले मैं अगर एक एक करके उनके नाम बताऊं तो पहली जो रिएक्शन हमको पढ़नी है या प्रोसेस हमको पढ़नी है उसको हम बोलते हैं कम्ब्यूशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसको हम बोलते हैं दहन। और दहन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन किस प्रकार रिएक्शन करते हैं या क्या उनके रासायनिक गुण होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। दूसरी अभिक्रिया या प्रोसेस जिसकी हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हम पढ़ेंगे कि कार्बन का जब दहन होता है या इसके अलावा और भी रिएक्शंस या अभिक्रियाएं हम देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन यौगिकों का ऑक्सीडेशन वहाँ पे होगा, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो दोनों ही अभिक्रिया हम देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से जो उनका ऑक्सीडेशन होता है। तीसरी जो रिएक्शन है जिसकी हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये चैप्टर फर्स्ट में भी आपने पढ़ी होगी। और एक जो रिएक्शन है या प्रोसेस है जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कम्ब्यूशन, या हिंदी में इसको बोला जाता है दहन। दहन से सीधा तात्पर्य है हमारा जलने से, ठीक है। जब जो है कार्बन कंपाउंड्स को हम बर्न करेंगे और आपने हमेशा पढ़ा होगा कि कोई भी चीज को जब हम बर्न करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जब हम कार्बन को फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार्बन कंपाउंड में यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जब कार्बन के साथ किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर कार्बन उपस्थित होगा, जैसे हमने लकड़ी को जलाया तो उसके अंदर कार्बन उपस्थित है, ठीक है। जब ऑक्सीजन को जलाते हैं, ठीक है, या हीट करेंगे या फिर उसमें आग लगा देंगे तो यहाँ पे बनेगी CO2, तो वो जो है गैस के रूप में बाहर निकल के उड़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए चिन्ह मैंने यहाँ पे बनाया है। प्लस यहाँ से जो है हमको हीट प्लस लाइट देखने को मिलेगी। मैं हिंदी में इसको समझाऊं कि जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो आपको 3 चीजें प्राप्त होती है। एक, उसमें से जो गैस निकलती है जो कि CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपनी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दूसरा जो है उसके अंदर से हीट निकलती है, यानी ऊष्मा उसके अंदर से बाहर निकलती है। जब आपने देखा होगा जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमें वहाँ पे जो है आसपास का तापमान बढ़ जाता है, तो उस निकलने वाली हीट की वजह से होता है। लाइट की हम बात करें तो जब भी कोई चीज़ को हम जलाते हैं तो आसपास जो है प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, तो यानी कि उस चीज़ के अंदर से लाइट भी निकलती है। खैर तीनों चीज़ें अलग अलग है, बाकी हमको पढ़ना था कम्ब्यूशन या दहन की प्रक्रिया, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होती है। अब कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन कंपाउंड का, और जो है उसको जब हम जलाएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा वो इस जो पहली जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है उससे हमें पता चलेगा। CH4 जो है यानी मीथेन, इसको हम बोलते हैं CNG, अगर आपने सुना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो आजकल व्हीकल्स में यूज की जाती है, वाहनों में उपयोग की जाती है ताकि प्रदूषण कम हो, क्योंकि इसमें से निकलने वाली जो CO2 है वो बहुत कम प्रदूषित होती है, या फिर ना के बराबर इसमें से CO2 निकलती है, इसीलिए। तो CO जो ये है मीथेन, इसको जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यहाँ पे मैंने आपको बताया CO2 निकलेगी एक तो। अब मेरे को एक बात बताइए, आप CO2 यहाँ से निकल गई, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो वाष्प के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है।
तो यहाँ पे वाटर बना। अब इसको रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन उपस्थित है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पे जो है इसको 3 कर देता हूँ तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे जो है 4 ऑक्सीजन करना पड़ेगा और ये 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैं इसको डबल कर देता हूँ, फिर मैं इसको भी डबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 4 और 4 यानी कि यहाँ पे हमको 4 करना पड़ेगा। और देखिए आपकी ये बैलेंस हो गई। बैलेंस करने के अगर आपको सीखना है तो चैप्टर फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चैप्टर फर्स्ट देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसमें मैंने जो है उसको बैलेंस करना सिखाया हुआ है आपको। तो आप एक बार ये एग्जाम्पल जो है नोट कर सकते हैं और आपको ये समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल फिर हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप पहले इसका नाम बताइए मुझे, क्योंकि लास्ट क्लास अगर आपने देखी है तो आपको ये समझ आएगा इसका नाम क्या है। ठीक है, तब तक मैं रिएक्शन करवाता हूँ। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब तक जलाएंगे तो यहाँ पे बनेगी CO2 प्लस वही H2O प्लस हीट प्लस लाइट। इसका नाम आपको बताना है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था। तो इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल क्यों है इसका नाम, अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको इसके पिछली वाली वीडियो देखनी चाहिए, तो उसे देखें तो आपको सब समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन जब जलती है तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा 2 कार्बन है। अब इसको बैलेंस भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर 2 में यहाँ पे लिख देता हूँ तो बैलेंस करने की मैं स्ट्रेटजी फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे किस प्रकार से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे हो चुके हैं। हाइड्रोजन की हम गिनते हैं 3, 2 5 और 1 6। तो इधर जो है सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो 3 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुके हैं। ऑक्सीजन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 1 और 2 3 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे जो है 2 दूनी 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन है और इधर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। इनको 7 करने के लिए मैं अगर यहाँ पे 3 लिख दूँ तो अभी आप देखेंगे कि इधर ऑक्सीजन जो है 3 × 2 6 प्लस 1 7 हो गया और इधर भी जो है 4 प्लस 6 सॉरी 3 7 ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो है केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये भी आपने सीखा होगा। और कम्बशन यानी दहन जलना किस प्रकार से जो है कार्बन कंपाउंड्स ये जलने का गुण दर्शाते हैं उसकी भी हमने बात कर ली। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। तो ये आपने नोट किया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ आपको बताऊंगा। कम्बशन के बारे में इसमें आपको लिखना है और वो चीज़ कुछ इस प्रकार से है कि अगर सेचुरेटेड कार्बन्स हैं, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं यानी संतृप्त कार्बन यौगिक हैं, तो अगर इनको हम जलाएंगे तो जो फ्लेम है वो जो है क्लीन होगी, क्लीन फ्लेम होती है। क्लीन से मेरा मतलब बिल्कुल साफ वो आग होती है और जो है किसी प्रकार का स्मोक या धुआं यहाँ से नहीं निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है, या असंतृप्त कार्बन कंपाउंड, सेचुरेटेड की मैंने आपसे बात की थी जिनमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, और अनसेचुरेटेड की अगर हम बात करें जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और इनको जब हम बर्न करेंगे, इनको जब हम दहन जब इनका करवाएंगे तो येलो फ्लेम यहाँ पे निकलती है, साथ ही साथ जो है ब्लैक स्मोक यहाँ से निकलेगा, काला धुआं यहाँ से निकलेगा। तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि जब हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन कंपाउंड्स उपस्थित होते हैं, इसीलिए जो है वो येलोइश फ्लेम के साथ जलता है और ब्लैक स्मोक धुआं ही धुआं बिल्कुल हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें मीथेन या LPG की, उनको हम जब जलाते हैं तो वो ब्लूइश या क्लियर धुएं के साथ, यानी उसके अंदर कोई धुआं नहीं निकलता, विदाउट स्मोक और क्लीन फ्लेम के साथ वो जलता है। तो ये आपने देखा होगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे पेट्रोल और केरोसिन वगैरह की बात करूँ तो पुराने टाइम पे जब हम स्टोव वगैरह यूज़ करते थे तो केरोसिन जब जलता था तो उसका भी जो है धुआं एकदम क्लियर होता था। लेकिन अगर
वो कम्प्लीटली नहीं बर्न होता, मतलब कम्प्लीटली जो है वो बर्न नहीं हो पाता। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो जो स्टोव होते थे उनके जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो बंद हो जाते थे, तो वहाँ से ऑक्सीजन की पूर्ति होना बंद हो जाती है, और उसकी वजह से जो है अपना ईंधन जो फ्यूल है, फ्यूल मतलब जिससे अपन खाना पका रहे हैं, उसके लिए हम क्या उपयोग ले रहे हैं उस स्टोव के अंदर, जिस प्रकार केरोसिन हम यूज, मिट्टी का तेल हम उपयोग में लेते थे, तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता। तो वो क्या करता है, नीचे जम जाता है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक लेयर के रूप में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टोव्स अगर कोई यूज़ करता है तो उसको प्रॉपर जो है उसके पोर्स बंद ना हो, और ऑक्सीजन जो है जब कम्ब्यूशन या दहन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जब वो फ्यूल जलता है तो ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो इसको एक बार आप नोट कीजिए। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे ऑक्सीडेशन की। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पेट्रोल या कोयले की अगर हम बात करें तो जब वो जलते हैं तो पॉल्यूशन उनसे ज़्यादा इसीलिए होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं उपस्थित होती है, या फिर उनके बर्न होने के बाद उनका जब दहन होता है तो सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, जिस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO2, ठीक है, तो ये जो है वो बनते हैं, और ये जो अपने एनवायरनमेंट है उनके लिए काफ़ी हार्मफुल है। एयर पोल्यूशन इनसे होता है, वायु प्रदूषण इनसे होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, तो एक बार इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सेकेंड अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीकरण के बारे में चैप्टर फर्स्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होगा किसी भी रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कार्बन कंपाउंड का CH3 CH2OH, जो कि इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल इसको हम बोलेंगे। और इसको जब हम जलाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा जो है K2Cr2O7 एक यह है, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ है, या फिर KMnO4, ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। और इनसे जो क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, CH3COOH यहाँ पे बनेगा, जिसको हम एसिड बोलते हैं, एसिटिक अम्ल इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है इथेनॉल। ठीक है, अब K2Cr2O7 और KMnO4 आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपके काम आने वाला है। अगर आप साइंस जो है वो 11th और 12th क्लास में लेना चाहते हैं, तो साइंस में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर K2Cr2O7 और KMnO4 का सामना आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हर बार होगा। आप जहाँ इसको पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान अभी से रख लेना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बता देता हूँ क्या क्या कहलाता है, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक इनको बोला जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं, जैसे एक चीज़ मेरे को आप बताओ, किसी भी चीज़ का एजेंट कौन होता है, यानी कोई काम करवाने वाला, उस चीज़ का एजेंट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब ये करवाते हैं KMnO4 और K2Cr2O7, तो इसीलिए जो है इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो भी कंपाउंड्स या जो भी सब्सटेंस जो है वो रिडक्शन में हेल्प करता है किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है आप नोट कीजिए। और एक चीज़ आप लिख लीजिए यहाँ पे कि दहन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंब्यूशन में ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि जब हमने देखा था कि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो CO2 बनती है, यानी यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ठीक है, O2 यहाँ पे जुड़ गई, इसी के ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन आपको समझ आया होगा। अब तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो कमेंट कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, तो इसको आप नोट कीजिए। तो ये आपने नोट किया होगा। अब थर्ड प्रोसेस हम देखेंगे, या रिएक्शन जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन से आपको पता चल रहा होगा, हिंदी में इसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे जुड़ेगा, ऐड होगा, ठीक है। तो थर्ड हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन, जो कि कार्बन कंपाउंड्स के द्वारा शो की जाती है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अनसेचुरेटेड कार्बन
कंपाउंड्स में आपको सिर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है, सिर्फ अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त कार्बन यौगिकों में आपको ये देखने को मिलेगी। क्यों? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं बात करूँ CH3 की, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। जितने भी खाली बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जितने भी बंध बनाए हैं, उनपे सब पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करनी हो तो क्या उसके लिए जगह है? यानी कार्बन जो है उसकी चारों वैलेंसी भरी हुई है और सब जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे उपस्थित है। तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करनी हो तो या तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन जो है उसको निकालना पड़ेगा, यानी रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फिर अगर ऐसा होगा, किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट होगा यानी चेंज होगी जगह एक दूसरे के साथ, तो फिर वो जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चला जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जो है कौन सा कार्बन कंपाउंड है, सैचुरेटेड, तो इसके अंदर जो है किसी चीज़ को हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ। इधर आप इसको देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों कंप्लीट हो गई दोनों कार्बन की, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित है। और यहाँ से अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ देता हूँ, एक बंध को यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे एक एक और बॉन्ड जो है वो खाली हो जाएंगे और वहाँ पे हम जो है किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब ये क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित था, ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो भी अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त कार्बन यौगिक होता, उसके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता और वो 2 बॉन्ड तोड़ के और को ऐड कर सकता था। तो इसीलिए जो है सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, उनके अंदर एडिशन रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको देखनी है तो वो सिर्फ किसके अंदर दिखेगी, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। और उसमें क्या होगा, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब निकल जो कि एज कैटलिस्ट काम करता है और H2 इसके अंदर जुड़ेगा और वो कुछ इस प्रकार से जो है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ये और ये कोई फंक्शनल ग्रुप है RR, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनका एडिशन हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जुड़े हैं और निकल जो है वो एक प्रकार से यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। कैटलिस्ट का मैं आपको बताऊँ क्या होता है कैटलिस्ट, ठीक है। आपकी बुक में भी इसका डेफिनेशन दिया होगा। कैटलिस्ट ऐसे मेटल्स कह सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को बूस्ट करते हैं, यानी रिएक्शन जो अभिक्रिया है उसको कंप्लीट करवाते हैं लेकिन उसके अंदर भाग नहीं लेते, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप इस कंपाउंड में कहीं पे भी जो ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, उत्पाद बना, इसके अंदर निकल आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। तो ये जो निकल क्या करेगा, जब इसको हम डालेंगे इसके अंदर तो ये रिएक्शन करवा देगा कंप्लीट और यहाँ से वापस निकल जितना हमने डाला, 1 ग्राम अगर निकल हमने उपयोग लिया एज ए कैटलिस्ट, तो उतना का उतना ही उनको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल रिएक्शन में कोई रोल उसका नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि वो रिएक्शन करवाता है, ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट वो करवाता है। तो कैटलिस्ट का यही काम होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन जो है उसका अटैचमेंट हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शन एक प्रकार से रिडक्शन भी कहलाएगी, ठीक है। तो रिडक्शन हमने पढ़ा था जब हाइड्रोजन का अटैचमेंट या एडिशन होता है या फिर ऑक्सीजन का निकलना हो, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप या फिर नोट कर सकते हैं। अगर आपने नोट किया है तो इसके कुछ एग्जांपल्स में सॉरी यूजेस उपयोग में आपको बता देता हूँ। रिडक्शन समझ सकते हैं, फिर एडिशन रिएक्शन के अगर उपयोग की हम बात करेंगे तो इसको यूज किया जाता है, यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है कि जो वेजिटेबल यानी वनस्पति तेल होते हैं जिनको हम खाने में उपयोग लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार ग्राउंड नट जो है उसका ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जितने भी ऑयल्स हैं जिनको हम खाने या भोजन पकाने के रूप में उपयोग लेते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स कहलाते हैं, यानी वनस्पति से वो हमको प्राप्त होते हैं। और वो उनका हाइड्रोजनेशन यानी उनका प्यूरिफिकेशन जब हम करते हैं तो उनका हाइड्रोजनेशन करना पड़ता है, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजनेशन को हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनी
हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। और इनको आप लिख सकते हैं वनस्पतिक ऑयल जो है, वनस्पतिक ऑयल का हाइड्रोजनीकरण करने में इसका उपयोग आता है। एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि वेजिटेटिव ऑयल्स जो होते हैं, वेजिटेटिव ऑयल्स जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वनस्पति ऑयल जो है, तेल जो है, वनस्पतीय तेल, और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, असंतृप्त कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने लिए, जो कि अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए अच्छे होते हैं या गुड होते हैं, गुड फॉर हेल्थ। जबकि बात करें एनिमल ऑयल्स की, ठीक है, या एनिमल फैट्स, तो उनके अंदर जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं। अगर बात करें एनिमल फैट्स की, ठीक है, जंतु वसा की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो है संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं या हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी बॉडी के लिए जो है हार्मफुल होते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का लास्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उनकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को जो यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं जो कि 2 क्लासेज में हम खत्म कर देंगे जल्दी ही। फिर अब आपको कमेंट में बताना है इनके बाद जो है कौन सी क्लासेज हमको स्टार्ट करनी चाहिए जो कि आपको एनुअल एग्जाम्स में हेल्प कर सके। तो आप बता सकते हैं जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर आपको समझ नहीं आया है साइंस के अंदर, तो एनुअल एग्जाम्स तक आप यहाँ पे हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि हमको स्टार्ट करना चाहिए। अब 4th नंबर पे हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो कि कार्बन कंपाउंड्स के द्वारा दर्शाई जाती है। इनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उनके अंदर देखा कि किस प्रकार एडिशन रिएक्शन उनके अंदर होती है। बाकी हाइड्रोकार्बन्स की भी हमने बात कर ली थी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो जो है सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के साथ होती है, ठीक है, या उनके अंदर होती है, यानी संतृप्त कार्बन यौगिकों के साथ आपको ये देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। अब डायरेक्ट हम एग्जांपल पे चलते हैं। तो मीथेन जो है अगर क्लोरीन की उपस्थिति में और धूप के अंदर, ठीक है, अगर इनको रखेंगे हम तो ये इसको रिएक्शन करके और यहाँ से जो है CH3Cl प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से निकल जाएगा। और क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको इसीलिए बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह उसको हटा के एक क्लोरीन ने ले ली, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 से 3 हाइड्रोजन हो गए, और एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्लोरीन ने ले ली, और जो है एक क्लोरीन वो यहाँ से निकले हुए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया है, एसिड उसने बना लिया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, ठीक है, या मिथाइल क्लोराइड इसको हम बोल सकते हैं। फिर क्या होगा, अगर उसको हम देंगे सनलाइट की उपस्थिति में, क्या होता है, अगर और भी क्लोरीन जो है उसको अवेलेबल करवाया तो वापस से वो इसको भी सेपरेट करके एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देगी, और इस बार ये प्रोडक्ट जो बनेगा CH2Cl प्लस HCl वापस से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ इस प्रकार से चलती जाती है। तो एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब जो है अगर आपने ये सब चीज़ें नोट कर ली है, ठीक है, तो यहाँ तक
जो मैंने पढ़ाया है अभी इस चैप्टर के अंदर, आप और वीडियोज़ जाके देखिए, ठीक है। तो जितने भी वीडियोज़ मैंने आपको बता दिए और यहाँ पे हमने उनकी बात कर ली, किसी भी टॉपिक में से कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ जाके आप कमेंट करें। और अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, अगर आपको चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ और स्टूडेंट्स को जो है चीज़ें जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए। और आप कहेंगे उस चैप्टर के, आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा डायरेक्टली। और अगर आप चाहते हैं कोई चैप्टर पढ़ना क्लास 10 साइंस के अंदर तो प्लीज़ बताइए कमेंट में, उस चैप्टर को हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे 2 वीडियोज़ में। अगली ये आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करवा देंगे। सोप और डिटर्जेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको करवाना भी ज़रूरी है, तो वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। तो आज की क्लास को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।